तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर एवं क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मिनी मॉक टेस्ट नंबर 2 आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इससे पहले एक मिनी मॉक टेस्ट करवा चुके हैं। 7 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो 7 अप्रैल को आपको इसी तरह के एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा जिस तरह से हम आपकी मिनी मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसी तरह के प्रश्नों को कवर करते हैं जो एमपी ईएसबी में लगातार पूछे जाते हैं और एकदम लेटेस्ट प्रश्नों को हम कवर करते हैं। अभी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का एग्जाम हुआ है फरवरी 2026 में, उसके भी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। इससे ये आइडिया लग जाता है कि पेपर पैटर्न किस तरह का चल रहा है, ईएसबी किस तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है। ठीक है, तो सब लोग कॉपी पेन लेकर के एकदम ईमानदारी से बैठ जाएंगे। 1 से लेकर के 50 तक नंबर डाल देंगे, 10-10 का सेट बना लेंगे और ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखते जाएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। और कल हम लाइव आएंगे। अब ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कितने बजे लाइव आए, या तो सुबह 10 बजे या शाम को 6 बजे, जो भी आप चाहो उतने बजे हम लाइव आ जाएंगे। और कल हम एमपीजीके का स्पेशल टॉपिक इन्फोग्राफिक नोट्स की मदद से करवाने वाले हैं। ठीक है ना, तो बेहतरीन तरीके से आपको कल मजा आएगा और सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर होती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट, सारे मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। 3 प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के करवा चुके हैं, वो भी आपको देख लेना है। चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। गणित से यानी कि मैथ से हम शुरुआत करने वाले हैं, तो ऊपर डाल दीजिए मैथ, 1 से 10 तक नंबर डाल दीजिए और आंसर लिखते चलना। देखो प्रश्न क्या है। 1705, 1805, 1905, 2005, 2105, 2205, 2305 का एवरेज यानी कि औसत बताइए। अब इतने बड़े अंक दिए गए हैं, नॉर्मली होता तो आप आसान से जो अंक दिए रहते हैं उसका औसत तुरंत निकाल करके बता देते, जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है उसका डिवाइड देते हैं। इतने बड़ी संख्याओं को सर जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, इसलिए आपको जोड़ना नहीं है। तो सर क्या करना है, पहले ये देखो गैप बराबर है। हाँ सर 100 का गैप चल रहा है सब में। जब भी कभी संख्याओं के बीच में गैप बराबर होता है तो जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका एवरेज होता है। अब तो समझ में आ गया, 7 संख्याएं हैं, 3 इधर निकाल दो और 3 इधर निकाल दो, कौन बचा बीच में? 2005। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, कैसे सर? आइए बता देते हैं। 1 से 5 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं सर? सबको जोड़ते हैं, जितनी संख्याएं हैं उसका डिवाइड देते हैं। ठीक है, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 हो गया। संख्या कितनी है? 5। सर 5 का डिवाइड दिया तो आंसर आया 3, यानी एवरेज 3 आया। और 3 कहाँ पर है? बिल्कुल बीच में है सर। ठीक है, तो अगर समान डिफरेंस हो तो बीच वाली संख्या हमेशा उसका एवरेज यानी कि औसत होगी, इसलिए अपना आंसर 2005 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसी लगी ट्रिक? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। चलो भाई, सॉल्यूशन भी बता दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। देखो ये थोड़ा सा खतरनाक प्रश्न है, एमपी आबकारी में ये ट्रेंडिंग में रहा था, काफी बार पूछा गया था और लोगों का बहुत दिमाग चकराया था। इसकी भी ट्रिक आपको बताने वाले हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 124 से गुणा करने पर खुद से 2583 अंक बढ़ जाती है। यानी अगर उस संख्या में 124 का गुणा करोगे ना तो खुद से 2583 अंक बढ़ जाएगी। अब देखो ऐसी संख्याओं में क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में कुछ खास करना नहीं है। ये जो संख्या दे रखी है 124 ना, इसमें से 1 घटा दो, 123। ठीक है, अब देखो 123 आ गई। अब ऐसा ऑप्शन पिक कीजिए कि जिससे गुणा करने पर इकाई के स्थान पर 3 आए। क्यों? क्योंकि हमको इकाई के स्थान पर देखो 3 चाहिए। ठीक है ना, चलो 123 में हम गुणा करेंगे 22 का, 22 के गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट 3 आएगा क्या? नहीं आएगा सर। 2 का 3 में गुणा करो, यूनिट डिजिट सर 6 आएगा, 2 3 6। तो ये ऑप्शन नंबर ए गया। अगर किसी संख्या में 0 लगा है, उसका किसी संख्या में गुणा करते हो तो वो उसको 0 कर देगा, यानी उसमें इकाई अंक 0 आएगा। तो 0 तो हमको लाना नहीं, हमको तो 3 चाहिए, ऑप्शन बी भी गया। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 दिया गया है, उसका किसी में गुणा करो भैया, इकाई अंक हमेशा 5 या फिर 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी गया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। 123 में 21 का गुणा करोगे तो ये अपने आप से 2583 अंक बढ़ जाएगी। देखो गुणा करके देख लेना, 1 का गुणा 3 में करोगे तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा और 3 ही हमको चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो रहा होगा। 3 बार ये आबकारी में पूछा गया था, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना है। 90 दिया है, 1 कम कर दो, 100 दिया है, 99 कर दो और ऑप्शन से यूनिट डिजिट से खेल जाओ। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन विधि अगर आपको आती है तो आप आसानी से मैथ के सारे सवालों को 100% एक्यूरेसी के साथ में भी सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग भी आपको दे रखी है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैथ के प्रैक्टिस सेट हमने 3 करा रखा है मैथ का, आप जाकर देखेंगे तो ज़्यादातर 90% प्रश्नों को जो है हमने ट्रिक और ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना बताया है हर टॉपिक की, ठीक है। तो सारे प्रैक्टिस सेट देख लेना, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, डिप्टी जेलर के नाम से प्लेलिस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे में अगर पर्याप्त तैयारी का समय नहीं बचे तो आपका एकमात्र सहारा होता है, वो है सुपर सिलेक्शन नोट्स। ऐसा एमपी पुलिस में भी हुआ था, आबकारी में हुआ था, जिसके पास में समय कम बचा था, तैयारी बिल्कुल नहीं की थी, उन्होंने लास्ट में सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के इन नोट्स को 12-12, 10-10 दिन में कंप्लीट करके और 85-85, 81-81 नंबर लेकर के आए हैं। लास्ट में आपको उनका स्क्रीनशॉट भी हम दिखा देंगे, ठीक है ना। अभी दिखाना ठीक नहीं है, ठीक है, लास्ट में स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे जरूर, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं, अब ये नोट्स आप प्राप्त कैसे कर सकते हो, सारी प्रक्रिया बता देते हैं क्या क्या आपको मिलेगा। तो इस सुपर सिलेक्शन नोट्स में आपको एपटेक के एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर सारे के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, तो सबका प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिस सेट और इन्फोग्राफिक नोट्स और मॉक टेस्ट, ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मात्र 189 रुपये में ये अभी ऑफर चल रहा है। क्या करना पड़ेगा, कुछ खास करना नहीं है, क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, कोई ऐप नहीं इंस्टॉल करना है, ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत ही तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका मैसेज सीन होगा तुरंत आपको सेंड कर दिए जाएंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं वो एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको बीच में ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको आगे सारे नोट्स और पीडीएफ आपको वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते रहेंगे, ठीक है। वहीं पर आपको इन्फोग्राफिक नोट्स भी मिलेंगे जो लास्ट टाइम पर रिवीजन में बहुत काम आते हैं। कल आपको बताएंगे कि कैसे होते हैं इन्फोग्राफिक नोट्स, ठीक है। सारी बात समझ में आ गई। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे जिन लोगों ने 81-85 नंबर लेकर के आए हैं एमपी पुलिस के एग्जाम में इन सुपर सिलेक्शन नोट्स की मदद से, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो तीसरे नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो क्या पूछ रहा है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आपको करना है। प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12, 15, 20 से विभाजित करने पर शेष फल 7 बचता है। अब बताओ क्या करोगे, क्या इसका एलसीएम लोगे, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में डिवाइड दोगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ये देखो इन 4 संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या जिससे हम आसानी से डिवाइड देकर के चेक कर सकते हैं। तो भैया 10 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या में आप 10 से आसानी से डिवाइड कर सकते हो और यूनिट डिजिट से उसका आंसर निकाल सकते हो। ये तो पूरा 10 से कटेगा दिख रहा है ना, पूरा 10 से कटेगा तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको शेषफल चाहिए, खत्म खेला। ये पूरा 10 से कटेगा भैया, क्योंकि 0 लगा हुआ है, खत्म खेला। बचा 73 और 1087, हमको चाहिए क्या, 7 शेषफल चाहिए। तो 7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। डिवाइड देकर के देख लेना, सभी संख्याओं से डिवाइड देकर देख लेना, लास्ट में आपको 7 मिलेगा जो है शेषफल के रूप में, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप चाहते तो इसमें पूरी तरह से आप एलसीएम निकाल करके भी कर सकते थे, और अगर आप हमारे हिसाब से चलोगे तो आप देखते ही 1 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं इसका, ठीक है ना। यूनिट डिजिट से आप खेल सकते हैं आराम से। इसमें भी भाग देकर देखोगे ना तो शेषफल 3 बचेगा, 3 नहीं हमसे 7 बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ लेते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं, बहुत पूछे जाते हैं कि भाई 1829 की घात 42 है, लो भैया के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए यूनिट डिजिट पे कौन सा अंक आएगा। देखते ही आदमी घबरा जाता है। एमपीएसआई का प्रश्न है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी इतनी बड़ी संख्या दी गई हो तो शुरू के जो अंक होते हैं हमारे मतलब के नहीं रहते हैं। हमसे यूनिट डिजिट पूछा है तो हम यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पर ही काम करेंगे। तो इन 3 संख्याओं को हटा करके 9 लिख लो, 9 की घात 42 लिख लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हैरान हो जाएंगे सर इसको सॉल्व करते करते। काहे भैया, 9 का नियम नहीं पता है क्या आपको। 9 का नियम है कि 9 पे अगर सम संख्या घात में लगी हुई है, 9 पर अगर सम संख्या घात में लगी हुई है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आता है। 9 पर अगर विषम संख्या घात में लगी हुई है तो इकाई का अंक हमेशा खुद 9 आता है। सर याद कैसे रखेंगे, अरे काहे याद नहीं हो पाएगा भाई। 9 पे घात 2 चढ़ा दो, 9 पे घात 2 चढ़ाने में क्या होगा, 2 क्या है, एक सम संख्या है। हाँ सर सम संख्या है, 9 का स्क्वायर किया 81 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और कौन से ऑप्शन में दिया है एक, वो सर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ध्यान रखना हमेशा कि 9 की घात अगर सम संख्या हो तो इकाई अंक 1 आता है, 9 की घात अगर विषम संख्या हो तो इकाई का अंक खुद 9 आता है। यहाँ पर 9 की घात सम संख्या दी गई थी, यानी 42 सम संख्या है, इसलिए इकाई का अंक 1 आएगा। 4 का भी नियम यही होता है,
4 से डिवाइड दे रहे होते, अगर यहाँ पर 4 होता तो अगर सम संख्या होती तो इकाई अंक 6 आता, अगर विषम संख्या होती तो खुद 4 आता इकाई अंक। ये भी आपको ध्यान रखना है। वही तरीका है, 4 का स्क्वायर कर लो 16 आ जाएगा और 16 में इकाई अंक क्या है 6 है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखो, सारे प्रश्न आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से उड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, देखो एक संख्या को 6519 से भाग देने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 53 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये बता दो सर। अरे सर ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। नहीं भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको पहली लाइन पर ध्यान ही नहीं देना है। जो बाद में शेषफल बच रहा है ना 97, ये जो 97 शेषफल पहले बच रहा था और जो बाद में शेषफल बच रहा है 53, बस इसी 53 का 97 में भाग दे दो, एक ही बार जाएगा सर। ठीक है, 53 लिख देते हैं, 53 एक 53, 7 में से 3 गई सर, 4 बचेगा, यानी कि इकाई का अंक हमेशा 4 बचेगा सर। यहाँ पर शेषफल में कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं सर पूरा कर दो, पूरा कर देते हैं, 9 में से 5 गए 4, शेषफल 44 आ रहा है, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है भाई, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। देखो अगला प्रश्न, ये तो और भी खतरनाक है सर, और मैं कहूँगा ये बिल्कुल सरल है, 1 सेकंड में आप लगाओगे अगर आप समझ गए तो। कह रहा है 27 की घात 22 को 729 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। अरे सर ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये प्रश्न आपके एमपीएसआई में पूछे गए हैं, बहुत ट्रेंडिंग में रहे थे ये यूनिट डिजिट वाले प्रश्न, और दिखने में खतरनाक पर होते आसान है। ऐसे प्रश्न आपके एमपीएसआई में बहुत ट्रेंडिंग में रहे थे, तो डिप्टी जेलर में पूछे जाएंगे। जब भी आपको कोई ऐसी संख्या से भाग देने को मिल रहा हो जो इससे पूरी तरह से कट जाएगी, भाई 729 को आप जानते हैं ना, 27 का स्क्वायर होता है ना, तो जब ये 27 से पूरी तरह से कट ही जाएगा तो इस पे घात कुछ भी चढ़ा दो, इस पे घात 5000 चढ़ा दो, इस पे घात 792 चढ़ा दो, कोई मतलब ही नहीं है ना भैया। 27 से पूरी तरह कट जाएगा तो शेषफल तो 0 बचेगा ना, कोई शेषफल बचेगा ही नहीं। कितनी भी घात चढ़ा दो, 22 दी है, नहीं भैया 22 नहीं, हम तो 27 की घात 47 चढ़ा दे रहे हैं, 67 चढ़ा दे रहे हैं, 77 चढ़ा दे रहे हैं, 95 चढ़ा दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है भैया। ये 27 से पूरी तरह 729 कटेगा, आंसर 0 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर हमसे पूछा है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये हो जाएगा 0। ठीक है, इस बार ऑप्शन सही से दिख नहीं रहे थे ना, उसके लिए माफी चाहेंगे, अगली बार से बिल्कुल सही दिखेंगे। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो अब 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो ये भी बहुत खतरनाक प्रश्न देखने में, सर ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, मैं कह रहा हूँ। देखो क्या है, 3 संख्याएं 15, 17, 19 के अनुपात में है, तीसरी संख्या की 3 गुने तथा पहले और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है, पहले और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत खतरनाक प्रश्न सर, कैसे करें, सुनो पूछ क्या रहा है, केवल उस पर गौर करो। पहले और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो इसको आप ध्यान ही मत दो, हम केवल खेलेंगे पहली और तीसरी संख्या पर। पहली संख्या है सर 15, ठीक है, और सर तीसरी संख्या जो दे रखी है ना सर, तीसरी संख्या है 19, इसी का तो डिफरेंस पूछा है, तो इसी पर खेलो ना। 15 में से 19 गए, कितने बचे, 4 बचे। अब ये जो डिफरेंस आया है, तो जो आंसर आएगा ना वो इस 4 से पूरी तरह से कट रहा होगा, वही इसका आंसर होगा। तो बाकी हमको पढ़ने की जरूरत क्या है कि पहली दूसरे की 4 गुनी है, पांचवी की छठवीं 4 गुनी है, कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपसे पूछ रहे हैं केवल उस पर खेल जाओ। 4 से कटने वाला ऑप्शन देख लो। देखो 4 से 222 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 2 बच रहा है ना, 4 पंचे 20 तो कट जाएगा, फिर से 4 पंचे 20 कट जाएगा, 2 बचेगा, ये गया। 331 कटेगा क्या, नहीं सर, 4 8 32 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर बचेगा 2, बनेगा 21, तो ये भी गया। 251 तो वैसे ही नहीं कटेगा, 100 पूरी तरह से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर कह रहे होते पहली और दूसरी का अंतर दिया होता तो भाई 17 में से 15 गए, 2 से कटने वाला ऑप्शन देख लेते, हमारा आंसर हो जाता। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की विधि से खेलना है। इसी तरह से हम आपको ऑप्शन से खेलना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाते हैं। चलो अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखो। प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 140 सेंटीमीटर है, पाई का मान 22/7 रखें। जैसे ही आपको पाई का मान मिल जाए 22/7, समझ लो आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। जल्दी से आंसर लगा दीजिए आप लोग, फिर आपको बताते हैं बढ़िया सी ट्रिक। ठीक है, देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। सर पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है, अब देखो अपन चाहे तो 7 से कटने वाली संख्या भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डाउट है कि 7 वाली जो संख्या है वो ये जो 7 है ना नीचे वाला, ये 140 को काट देगा, तो 7 का खेल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 22 जो है ये बचा रहेगा। ठीक है ना,
और 22 से कटने वाली अंक देखने से अच्छा है कि 22 को तोड़ लो, तो 22 टूटेगा 11 और 2 में। अब 2 से कटने वाली और 11 से कटने वाली अपन ऑप्शन देख लेंगे, वही अपना आंसर होगा। 2 से तो सारी की सारी कटेंगी, लेकिन 11 से हर एक कोई अंक नहीं कट रहा होगा, ठीक है। अब 11 से कटने वाला आंसर देख लो भाई, पाई गुणा में है ना, तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का गुणज होगा ना, और 11 का गुणज होगा तो 11 से कटेगा भी। तो चलो देख लेते हैं भैया कौन सा 11 से कट रहा है। 11 से कटने का क्या नियम होता है, विषम अंकों का योग, सम अंकों के योग, मतलब विषम अंकों का जो योग होता है वो सम अंकों के योग का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो ही अपना अंक 11 से कटेगा। चलो देख लेते हैं। देखो 6 और 2 जोड़ो कितने हो गए, 8 हो गए सर। 5 और 4 जोड़ा कितने हो गए, 9 हो गए। इनका डिफरेंस तो सर 1 आ रहा है, 0 और 11 नहीं आ रहा है, ये गया, ठीक है। इसको देखो 6 और 2 8, 6 और 4 10, अंतर तो 2 आ रहा है, ये भी गया। अब देखो 6 और 2 8, 7 और 4 11, 8 और 11 का अंतर तो 3 आ रहा है सर, ये भी गया। इसको देखो 6 और 2 8, 4 और 4 8, 8 माइनस 8 बराबर 0, यानी ये वाली संख्या हमारी 11 से पूरी तरह से कटेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाई शेयर करना है वीडियो, ऐसा मत करना कि भाई शेयर वेयर नहीं करो, है ना। पिछली बार ये वीडियो इतने लेट क्यों आई, ये वीडियो इसका रीजन है, पिछली बार हमने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई, ठीक है। 2 दिन हो गए भैया, 700-820 पे पड़ी हुई थी। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके घर में अगर 5 मोबाइल है, 6 मोबाइल हैं, तो कम से कम 4 मोबाइल में आपको चलाना है, भले ही आप 2 मिनट चलाओ, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो, है ना। तो उस तरह से हमारा क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हैं हम कि आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, क्या ही बनाए, है ना। लेकिन आप लोग अब रिस्पॉन्स दोगे, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। देखो नाव और धारा, इसको अच्छे से समझ लेना, इस तरह के हर प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से कर रहे होंगे। धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अब देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको हम इसका आंसर बताते हैं। साथ में लिखा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 4 चीजें अपने पास में होनी चाहिए, ठीक है। 4 चीजें अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। एक, बोट की चाल यानी कि नाव की चाल। दूसरा डब्लू, डब्लू मतलब वाटर कर लो या फिर धारा कर लो, धारा की चाल। तीसरा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और चौथा अप स्ट्रीम, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं धारा के साथ, सबसे पहले क्या दिया है, धारा के साथ। धारा के साथ क्या है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अप स्ट्रीम। धारा के साथ में चल रही है तो अप स्ट्रीम चल रही है, अप स्ट्रीम 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है सर। डाउन स्ट्रीम कह रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ से आप बोट की चाल भी निकाल सकते हैं और आप जो है धारा की चाल भी निकाल सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं ना, ग्रीन कर लें, चलो ग्रीन कर लेते हैं। देखो जब भी आपको अगर धारा की चाल पूछी जाए तो क्या करोगे, इन दोनों को घटा लो। 18 में से 22 गए या 22 में से 18 गए, कितने बचे, 4, और उसका आधा कर दो तो आधा आ जाएगा 2। ये होगा आपकी धारा की चाल। ध्यान रखना ये आपकी धारा की चाल होगी, इन दोनों का डिफरेंस का आधा हमेशा धारा की चाल होती है। आपसे नाव की चाल पूछे, इन दोनों को जोड़ लो, उसका आधा कर लो। 18 और 22 जोड़ा हमने 40, 40 का आधा किया तो आ गया 20, तो बोट की चाल 20 हो जाएगी। चारों चीजें आपको मिल गई, जो भी पूछ ले आप उसका आंसर दे सकते हैं। आपसे अभी क्या पूछा है सर, धारा की चाल पूछा है। धारा की चाल हमने निकाली 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपसे नाव की चाल पूछता तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाता। अब ये दोनों चीजें दी गई हों तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, अगर आपको नाव की चाल दी है, धारा की चाल दी है, आपसे कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम चाल बताइए, ठीक है, यानी कि धारा के विपरीत चाल बताइए, तो कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटा दो और यहाँ पर लिख दो। 20 में से 2 गई 18, ये आ गया आपका डाउन स्ट्रीम। अगर आपसे पूछता नहीं अप स्ट्रीम बता दीजिए, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो और यहाँ पर लिख दो, आपकी अप स्ट्रीम आ जाएगी। चारों चीजें बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर आप इस तरह से डिवाइड करके रख लेंगे। अब नाव धारा में इस 4 के अलावा तो कुछ नहीं पूछते हैं भैया, ठीक है। या तो बोट की चाल पूछेंगे, धारा की चाल पूछेंगे, डाउन स्ट्रीम पूछेंगे, अप स्ट्रीम पूछेंगे, चारों चीजें आप निकाल के बता सकते हो, ठीक है। पसंद आई ट्रिक तो जल्दी से लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ लेते भैया। ये रहा 10वां प्रश्न आपके लिए, ये देखिए, ठीक है। मैथ में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद तो अपन एकदम हाई स्पीड में चलेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का प्रबंधक अपने ग्राहक से क्रय मूल्य पर 11% अधिक शुल्क लेता है। यदि किसी ग्राहक ने एक एलईडी टीवी के लिए आपका 1,33,200 रुपए का भुगतान किया तो टीवी का क्रय मूल्य क्या था भैया, इतनी खतरनाक महंगी टीवी। चलो निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर पहले 11% अधिक शुल्क ले रहा है तो ठीक है ना, यानी पहले ही 100 में जोड़ करके बैठा हुआ है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, 1,33,200, ठीक है। ये तो उसने बेचने का मूल्य हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जब पहले से बढ़ा करके रखा है तो आपको 100 ऊपर लिखना रहेगा, ठीक है। और इसको जो 11 दे रखा है, ये 11 100 में जोड़ करके नीचे लिख देंगे 111।
अब काट दो, 111 का डिवाइड जब इसमें दोगे तो देखो 111 एकन 111, ठीक है, क्या बचेगा 22 और ये हो जाएगा 222। 111 से 222 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ठीक है ना। अरे ऑप्शन तो आपको दिखाया ही नहीं, चलो दिखा देते हैं, पहले आप लोग सॉल्व कर लो, है ना, टेस्ट हो रही है, भूल ही गया। ये रहे 4 ऑप्शन, बताओ क्या होगा आंसर। पहले आप आंसर बता दो फिर आपको बताते हैं, ठीक है। चलो चलो आप बता देते हैं, ठीक है। देखो तो 133 200 गुणा 100 बटे में 111, काट देंगे तो 111 एकन 111, 222 बचेगा, 111 दूनी 222, ये 00 बचेगा, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे तो फिर अपना, और ये 00 इसका भी है तो 20 यहाँ पर भी लग जाएगा। सही आंसर होगा आपका 1,20,000 रुपये इसका क्रय मूल्य था, जबकि उसने बेचा कितने पर है, 1,33,200 रुपये पर, ठीक है। चलो मैथ आपका निपट गया। बताइए 10 में से कितने नंबर आपके आए हैं। अब चलते हैं अपन साइंस की ओर और अपनी गति को देते हैं तीव्रता। चलो साइंस में पहला प्रश्न है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपको बहुत बार बता रखा है भाई, प्रकाश का रंग जो है वो हम किससे निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित करते हैं। जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा वो उतनी दूर तक जाएगा। भाई लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तो लाल रंग सबसे ज्यादा दूरी तय करता है और दूर से हमको दिखाई देता है, इसलिए खतरे के सिग्नल में हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए वो बहुत कम दूर तक जा पाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आराम से जब नोट्स लेना तो पढ़ लेना, ठीक है। चलो दूसरे नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र पूछा गया था एमपीएसआई, बताइए क्या होगा। CaSO4/2H2O, CaSO4/1/2H2O या फिर CaCO3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4/1/2H2O। ये आपका किसका सूत्र होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और इसका रासायनिक नाम भी देख लेते हैं, यहाँ पर रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका उपयोग जो है हड्डियों को जोड़ने में हम प्लास्टर का उपयोग करते हैं। आगे बढ़े, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, जल्दी बताओ। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपन, ठीक है ना, क्योंकि मैथ में स्पीड खिंच गई अपनी, मतलब मैथ में स्पीड कम हो गई थी अपनी, है ना, क्योंकि आपको समझाना था। चलो, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसको हम नियासिन भी कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका सॉल्यूशन, देख लेते हैं। विटामिन B3 या नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसके लक्षणों में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम, ठीक है, डिमनेशिया जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो रात में हम अपलोड कर रहे हैं, पर ऐसा मत करना कि सो जाना बिना वीडियो देखे होगे, वीडियो पूरा देख के सोना, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में लैंडमैन का नियम किससे संबंधित है, तो लैंडमैन का जो नियम है वो किससे संबंधित। थोड़ा सा आपको कठिन प्रश्न साइंस में मिलेंगे, क्योंकि कुछ हमने सब्जेक्ट कठिन डाले हैं, कुछ सिंपल डाले हैं। जल चक्र से संबंधित है, ऊर्जा के स्थानांतरण से है, जनसंख्या वृद्धि से है। किससे संबंधित है लैंडमैन का नियम, तो लैंडमैन का जो नियम है वो आपका ऊर्जा के स्थानांतरण से संबंधित है। 10% ऊर्जा का जो नियम होता है उससे संबंधित है, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में या फिर दूसरे चक्र में जो ऊर्जा जाती है वो 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, बाकी पूरी 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये देखिए, तो रेमंड लैंडमैन ने 10% ऊर्जा का नियम दिया था, जिसके अनुसार एक ट्रैफिक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ये भी आपका आबकारी में भी बहुत पूछा गया था और MPASI में भी पूछा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसके लिए टाइम खराब नहीं करेंगे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, ठीक है। चलो, तो न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया से इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जो सिंपल है उनको जल्दी जल्दी करते चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, ये बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न रहा था। हम तो एग्जाम एनालिसिस कराते हैं हर एग्जाम का, तो जो लोग MP पुलिस का एग्जाम दिए हो उनको पता होगा, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं उस टाइम पे, है ना। तो भाई आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर, लेकिन जो पुरानी वाली आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। देखिए, तो मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, जो एंजाइम होते हैं ना, वो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, वसा होते हैं, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये रहा आंसर। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। ये जैविक उत्प्रेरक यानी कि बायोकैटालाइट्स के रूप में कार्य करते हैं और शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने का काम करते हैं। आगे बढ़िए, ये प्रश्न सबको पता होगा। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, बताइए। ये तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। साथ ही साथ में जो उस टाइम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनका नाम भी आपको बताना है, ठीक है। चलो
तो वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक गैस कहते हैं। 1984 की घटना है। सीएम कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुई थी। भोपाल की ये दुर्घटना है। चलो प्रश्न है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि भाई उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग सामान्यतः कहाँ पर किया जाता है? सौर भट्टी में, वाहन के पीछे देखने में, दाढ़ी बनाने में, या टॉर्च के रिफ्लेक्टर में? तो ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका उपयोग वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए करते हैं। ये बड़ी इमेज को छोटी बना करके दिखाता है, जिसकी वजह से हम साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। ध्यान रखना, यानी कि साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़िए। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ये क्या होती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस हाइड्रोजन होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ होती है, या फिर ठोस नाइट्रोजन। क्या होता है भैया शुष्क बर्फ? आंसर लगा लिया, सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, देखिए तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह उच्च दाब पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है, पिघलकर गीली नहीं होती है। आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान, जिसमें हम एमपीजी के जीएस को भी कवर कर रहे होंगे मुख्य रूप से, क्योंकि एमपीजी के प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे जीके जीएस में। ठीक है भाई, चलो देखो। मध्य प्रदेश के किस जिले को शहीद जिला कहा जाता है? बताइए। झाबुआ को, अलीराजपुर को, मुरैना को, भिंड को? तो एक बात आपको क्लियर कर दें, जो एमपीईएसबी ने माना है अलीराजपुर को ही माना है, ध्यान रखना। ठीक है, अलीराजपुर को शहीद जिला माना है। क्यों माना है? देखिए, तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा, जिसे हम आजाद नगर कहते हैं, अलीराजपुर जिले में स्थित है, इसलिए सम्मान स्वरूप शहीद जिला भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हालांकि उनका जो जन्म हुआ था तो झाबुआ में हुआ था, ठीक है, लेकिन झाबुआ से अलीराजपुर को अलग करके नया जिला बनाया गया है। तो ऐसे में जो उनकी जन्म स्थिति थी वो अब अलीराजपुर में पहुंच गई है, और ईएसबी के अनुसार भावरा गांव अलीराजपुर में है, तो अलीराजपुर को शहीद जिला माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों में, कमेंट भी करेंगे लोग, लेकिन ध्यान रखना ईएसबी ने अलीराजपुर को ही माना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी पनीर फैक्ट्री स्थित है? बताइए कहां पर है? दमोह में, खजुराहो में, ग्वालियर में, या फिर जबलपुर में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कर दिया? कल से लाइव वाले क्लास में मजा आया करेगा ना, जब आप लोग लाइव कमेंट कर रहे होंगे। सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। खजुराहो में आपको पनीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री देखने की मिलेगी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो छतरपुर जिले के खजुराहो में एशिया की सबसे बड़ी और आधुनिक पनीर निर्माण इकाई स्थापित की गई है। यह क्षेत्र दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चलो, नीली क्रांति का संबंध किससे? बताओ, सिंपल प्रश्न है, सबको पता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से होता है, मछली उत्पादन से, है ना। देखिए, तो नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना है। भारत में से विशेष रूप से 7वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको विशेष रूप से वृद्धि मिली थी, गति मिली थी। चौथा नंबर देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ किस वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष मलखंभ को राष्ट्रीय खेल घोषित किया? बताइए। 11 में, 13 में, 15 में, या फिर 18 में? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 में मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया था। और इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखना। अगला, अकबरनामा के लेखक कौन है? फैजी, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया था। देखिए, तो अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी भी कहा जाता है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? क्या पूछा है हमने, ध्यान दीजिए। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? इनकी बहन के द्वारा लिखा गया था। बहन का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में आंसर बताएंगे। भारत का पहला सौर शहर, सोलर सिटी कहाँ पर बन रहा है? करंट अफेयर है एमपी का, बताइए कहाँ पर बन रही है भारत की पहली सोलर सिटी? सांची, इंदौर, गांधीनगर, खजुराहो? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांची में भारत की पहली सोलर सिटी बन रही है। ठीक है, बन गई है अब तो पूरी तरह से। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला पूरी तरह से सौर शहर बन गया है, जो सोलर ऊर्जा से पूरी अपनी ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है भाई। चलो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। जी के हमने थोड़ा सा हल्की रखी है, एमपी जी के रखी है ना, इसलिए 35 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में? क्या पूछ रहे हैं? स्थापना पूछ रहे हैं।
मोनेटाइजेशन नहीं पूछ रहे हैं, है ना, स्थापना पूछ रहे हैं। स्थापना 1935 में आरबीआई की हुई थी, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीयकरण पूछते तो आपको बताना 1949, स्थापना पूछेंगे 1935। तो 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापना की गई, राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। एग्जाम में प्रेशर बहुत रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, देख लेना अच्छे से कि पूछ क्या रहे हैं, है ना, स्थापना पूछ रहे हैं या राष्ट्रीयकरण पूछ रहे हैं। डायमंड सिटी के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सतना, छतरपुर, पन्ना, कटनी। सही आंसर हो जाएगा पन्ना। पन्ना जिला अपने डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, अपने हीरो के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर धाम सरकार जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा है, यह प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, यह स्थल किस जिले में है? इसका ऑप्शन इसी में मान लीजिए। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बागेश्वर धाम सरकार का नाम लेकर के, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार काफी चर्चा में रहा है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एज ए करंट अफेयर। चलो, पन्ना जिला अपनी हीरा के खदानों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। चलो, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, अगर ये भी नहीं बता पाए तो भाई बेकार है तुम्हारा पढ़ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताओ? ये तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जल्दी से करो, जल्दी से बताओ। तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। चारों बता दिए, सही आंसर आपका हो जाएगा 5 जून। आगे बढ़ लेते हैं। तो पर्यावरण में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। शुरुआत 1972 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलो, एक और प्रश्न देखिए क्या है। देखो, कथक जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और इसके प्रसिद्ध नर्तक कौन है? 2 प्रश्न आपसे एक ही प्रश्न में पूछा है। केरल का है ओम कुमार अय्यर है, या फिर तमिलनाडु का है विट्ठल नाथा है, या फिर उत्तर प्रदेश का है बिरजू महाराज है, या फिर आंध्र प्रदेश का कुट्टी राजभानु है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, और बिरजू महाराज इसके संस्थापक हैं। बिरजू महाराज इससे संबंधित है। तो कथक जो है वो उत्तर भारत, विशेष करके उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज इस नृत्य के सबसे प्रसिद्ध नर्तक हैं और प्रतिपादक भी थे। चलो, अब इंग्लिश की ओर आते हैं। बताइए जी के जी इसमें आपके कितने नंबर आए 10 में से? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से भाई, जल्दी से कर दो। अगला, चलो इंग्लिश पे चलते हैं। प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी करेक्ट प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर फिक्स करना है। बताइए क्या होगा। ही हैज बीन लिविंग इन द सिटी डैश 2010, वह इस शहर में 2010 से रह रहा है। क्या होगा बताओ? यहाँ पर फॉर भरोगे, फ्रॉम भरोगे, सिंस भरोगे, बाय भरोगे। तो ये क्या है? 2010। ये सर पॉइंट ऑफ टाइम है, बता दिया उसने कि 2010 से रह रहा है। अगर कि आपको टाइम के बारे में पहले से पता हो तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 2010, सिंस 2 अक्टूबर, सिंस मंडे, ठीक है। तो अगर पता हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, निश्चित समय की बात हो रही है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं जब हमको टाइम पता ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहें वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन से 2 घंटे से पता नहीं, तो फॉर लगा देंगे, ठीक है। अगला देखो, कह रहे आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। स्पेलिंग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। वोकैबुलरी से प्रश्न है। ओकेजन को कैसे लिखेंगे? ओकेजन की स्पेलिंग क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, OCCASION, ओकेजन की सही स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। देखो, ओकेजन का अर्थ होता है अवसर, तो ओकेजन की सही स्पेलिंग में डबल सी आता है, ये आपको ध्यान रखना है, और सिंगल एस आता है। 2 सी आएगा, 1 एस आएगा, इस तरह से आप ध्यान रखना। और छात्र हमेशा डबल एस लिख करके गलती करते हैं, डबल एस नहीं होता है, डबल सी होता है, ठीक है। याद रखना, पूछा गया आपके एग्जाम में, MPSI में। अगला, ब्रेड एंड बटर डैश ए होलसम फूड। अब यहाँ पर क्या भरेंगे? करेक्ट वर्ब की फॉर्म आपको बननी है। क्या भरोगे यहाँ पर? तो ब्रेड एंड बटर ये दोनों जब भी साथ में आए तो इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, ऑप्शन एलिमिनेशन विधि का यूज कर सकते थे। यहाँ पर प्लूरल दी है, यहाँ पर प्लूरल दी है, ये भी प्लूरल है। जब 3 वर्ब प्लूरल दी है और एक अकेली सिंगुलर दी है तो सर सिंगुलर के चांसेस 99% हो जाते हैं। यहाँ पर इज भर दिया जाएगा, ब्रेड एंड बटर को एक साथ काउंट करते हैं, ठीक है। चलो देखो, जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन वे मिलकर के एक ही विचार, एक ही आइडिया प्रस्तुत कर रहे हों तो ध्यान रखना वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। अगला प्रश्न, अगला कह रहे हैं कि कर्टल का क्या पूछ रहे हैं? मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। कर्टल का सिनोनिम पूछ रहे हैं कि कर्टल का सिनोनिम क्या होगा? प्रोलॉग होगा, रिड्यूस होगा, एक्सटेंड होगा, एनलार्ज होगा। देखो,
इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कर्टल का अर्थ क्या होता है। तो कर्टल का अर्थ होता है किसी चीज़ को कम कर देना, तो रिड्यूस का भी अर्थ होता है उस चीज़ को कम कर देना। प्रोलॉन्ग का अर्थ होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। एक्सटेंड का मतलब जानते हो किसी चीज़ को चौड़ा कर देना, बढ़ा देना। इनलार्ज का मतलब जानते हो कोई चीज़ जो बड़ी होती है उसको इनलार्ज कहते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना और कर्टल का भी अर्थ होता है कम करना, ठीक है। तो कर्टल का अर्थ होता है काट छाट करना। देखिए कर्टल का अर्थ काट छाट होता है या कम करना, इसलिए रिड्यूस का सही पर्यायवाची कर्टल हो जाएगा। बाकी जो तीनों हैं वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्टिव पैसिव से पूछा है, क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव में आपको चेंज करना है, सेंटेंस दिया है हु रोट दिस बुक। जल्दी से देखो क्या दिया है सर, यहाँ पर तो सेकेंड फॉर्म दी है। सेकेंड फॉर्म जब भी दी जाए भैया ये तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस से बनेगा, तो पास्ट कंटिन्यूस सर वाजवर होना चाहिए। कहाँ पर है वाजवर वो देख लेते हैं। और ध्यान रखना अगर हु लगा हो तो हमेशा बाई हुम से शुरुआत होता है, ये नियम आपको बता रखा है। तो पहले जो बाई हुम से नहीं शुरू हुआ है उसको एलिमिनेट करो। ये बाई हुम से नहीं हुआ, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब वाज देखो कहाँ पर वाज लगा हुआ है, केवल एकमात्र ऑप्शन नंबर ए है जहाँ पर वाज लगा है, बाकी हाँ वाज इसमें भी लगा है ना। तो बाई हुम वाज दिस बुक रिटन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और अगला दिया है बाई हुम दिस बुक वाज रिटन, सेम कर दिया क्या। इसका आंसर देखो बाई हुम वाज दिस बुक रिटन, सेम कर दिया बाई हुम वाज दिस बुक रिटन, बाई हुम। हाँ देखो इसमें क्या होता है ना कि जो साइक्रिया है ना वो पहले आती है। देखो थोड़ा सा दो कन्फ्यूजन हो गया ना, तो ध्यान रखना साइक्रिया पहले आती है। बाई हुम के तुरंत बाद जो है साइक्रिया लगेगी, उसके बाद में जो है नाउन आएगी, ठीक है। तो पहले बाई हुम आएगा, फिर साइक्रिया आएगी, फिर नाउन आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ये सारे कट जाएंगे। इसमें तो बाई हुम ही नहीं लगा था, दी कट गया। इसमें हेड लगा था तो ये भी कट गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखो हु से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव में बदलते समय बाई हुम का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला देखो, डबल फिलर है आपका यहाँ पर, और डबल फिलर में देखो डबल फिलर पूछ रहा है और उसमें पूछा क्या है आपसे, आर्टिकल पूछ रहा है। तो आई सॉ डैश वन आइड मैन इन द मार्केट वॉचिंग डैश ताजमहल रेप्लिका। दो भरना है आपको। हमने आपको बताया था जब भी आप आर्टिकल भर रहे हो तो जो भी शब्द है उसको लिख करके देखेंगे हिंदी में। वन आइड, वन आइड, वन पहले लिखा हुआ है, ये क्या है व्यंजन, और व्यंजन के साथ में हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ताजमहल क्या होता है, ताजमहल बहुत फेमस है, इसके साथ में दा का प्रयोग करेंगे। तो ए पहले में भरा जाएगा, दा दूसरे में भरा जाएगा। देखो कहाँ पर है, ए एन गलत हो जाएगा, एन दा गलत हो जाएगा, ए पहले में भरा जाएगा, दा दूसरे में भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ लेना। 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट का आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीतार्थक बताना है। प्राउड होगा, हम्बल होगा, हैवटी होगा, फिर वेन होगा। देखो एरोगेंट का मतलब होता है गुस्से वाला या फिर बहुत ज़्यादा जो लड़ने को तैयार है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा हम्बल। हम्बल मतलब जो बहुत पोलाइट होता है, बहुत नम्र स्वभाव का होता है, उसको हम्बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो एरोगेंट का अर्थ होता है एग्रेसिव। एग्रोगेंट का अर्थ है अभिमानी या फिर घमंडी, और इसका उल्टा हो जाएगा विनम्र रहने वाला, ठीक है। प्राउड और हॉटी इसके पर्यायवाची होंगे, इसके सिनोनिम होंगे, ध्यान रखना है आपको। अगला है वन वर्ड आपसे पूछा गया है, ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को कैद करके रखा जाता है, क्या कहते हैं। एक्वेरियम नहीं सर, यहाँ पर तो मछलियों को रखते हैं। जू में तो जो आपके पशु होते हैं उनको रखते हैं। एवियरी या फिर एपियरी, तो ये आपका एवियरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम किसको रखते हैं, यहाँ पर हम पक्षियों को रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसे हम पक्षीशाला यानी कि एवियरी कहते हैं। और एपियरी जो वह स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों, एपीकल्चर सुना आपने, एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है, एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड है एपियरी। ये आपका मधुमक्खियों के लिए हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। करेक्ट कंजक्शन से इस ब्लैंक को भर दीजिए। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह ना केवल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है डैश, बल्कि वह हार्ड वर्किंग भी है। तो बताइए क्या आएगा, और आएगा, बट ऑल्सो आएगा, येट आएगा, एंड आएगा। सही आंसर हो जाएगा बट ऑल्सो। हमेशा ध्यान रखना नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ में बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी क्या यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ए वाला ऊपर पहुंच गया, बी को यहाँ पहुंचना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान रखना बट ऑल्सो लगेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, और फिर आप कमेंट करेंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। इस ईडियम का सही मीनिंग बताइए। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि एक
बोल्ट है जो ब्लू कलर का है, इसका क्या होता है? ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ए ब्लू कलर बोल्ट यानी एक ब्लू कलर का कोई बोल्ट होता है, ए रेनी डे होता है, टू बी वेरी हैप्पी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि एक अचानक से आई हुई परेशानी। ऐसे ध्यान रखिए आप लेटे हुए हैं यहाँ पर बढ़िया से बेड पर, ऊपर एक पंखा चल रहा है, ठीक है, पंखे में नीले कलर का बोल्ट लगा हुआ है, अचानक ये पंखा घूमते घूमते इसका बोल्ट ढीला हो गया, आपके ऊपर आकर के गिर गया, तो ये क्या हो गया? अचानक से आई हुई परेशानी, यानी कि नीले कलर का बोल्ट हमारे ऊपर गिर गया। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि एक ब्लू कलर का बोल्ट हमारे ऊपर आ गया, तो ये होता है एक अचानक से आई हुई परेशानी। ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसको हम अनएक्सपेक्टेड था, जो हम सोच नहीं रहे थे कि बोल्ट हमारे ऊपर गिर जाएगा, लेकिन गिर गया है, तो ध्यान रखना, इस तरह से आप इसको मतलब कि कनेक्ट कर सकते हैं। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका अर्थ होता है अचानक से आई हुई परेशानी, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे बिना बादलों के बिजली गिर जाना, ये सारी चीजें। चलो अब हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की और साहित्य की। हिंदी की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में कितने नंबर आए 10 में से? जल्दी से कमेंट में कमेंट कर देना। चलो, कह रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है भाई कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? कामायनी, साकेत, प्रिय प्रयास या फिर लोकायतन? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका, एमपीएसआई में पूछा गया है। सही आंसर प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आइए देख लेते हैं लिखा किसने है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा रचित प्रिय प्रवास 1914 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कृष्ण के मथुरा गमन की कथा बताई गई है। नंबर 2, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है और इसके लेखक कौन है? बताओ किसने लिखा है और किसके जीवन पर आधारित है? कलम का सिपाही प्रेमचंद्र, जिन्हें हम अमृत राय कहते हैं, निराला रामविलास शर्मा या फिर पंत जोशी। मतलब कि प्रेमचंद के ऊपर है अमृत राय ने लिखा है, या फिर निराला के ऊपर है रामविलास शर्मा ने लिखा है, पंत के ऊपर है शांति जोशी ने लिखा है, या फिर प्रसाद के ऊपर है शिवपूजन सहाय ने लिखा है। क्या होगा आंसर? सही आंसर होगा कलम का सिपाही जो है वो प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है और अमृत राय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। डबल फिलर वाला क्वेश्चन था, देख लीजिए। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा था। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। आगे बढ़िए, बताओ अष्टछाप का हमने पिछली बार भी प्रश्न पूछा था और फिर से प्रश्न आ गया है। अष्टछाप के कवियों में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? यानी कि अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं? कुम्भनदास, नंददास, सूरदास या फिर कृष्णदास? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने लगा लिया ना, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं। ये पिछली वाले वीडियो में हमने जो आपका हिंदी वाला बताया था, नहीं मतलब हिंदी वाला नहीं, इसी का जो है प्रश्न था पिछली बार हमने अष्टछाप में दूसरा प्रश्न पूछा था, तब हमने आपको सूरदास के बारे में बताया था, ठीक है। चलो, तो विठल दास ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, यानी कि ये पुष्टि मार्ग का जहाज है वो खत्म हो गया, वो जा रहा है, तो इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया था, ठीक है, यानी अष्टछाप का जहाज कहा गया था। जाको कछु लेना होए न सोई लोए, मतलब जिसको कोई लेना देना किसी से नहीं। अगला देखो, परिमल और अनामिका किस प्रसिद्ध कवि की काव्य कृतियां हैं? किसके द्वारा परिमल और अनामिका लिखी गई हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत या फिर महादेवी वर्मा? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये लिखा गया है। परिमल और जो है कौन कौन सी बताई है? परिमल और अनामिका दोनों इनकी हैं। तो निराला जी छायावाद के क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं, उन्होंने मुक्त छंद की शुरुआत की थी, आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हिंदी साहित्य के किस काल को रीतिकाल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है? किसने कहा था भाई हिंदी साहित्य के काल को रीतिकाल? आदिकाल मतलब हिंदी साहित्य के किस काल को रीतिकाल कहा गया है? आदिकाल को, भक्तिकाल को, उत्तर मध्यकाल को या फिर आधुनिक काल को? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा गया है? रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। आगे बढ़िए, तो शुक्ल जी ने संवत 1700 से 1900 तक के समय को जो है रीतिकाल कहा है, क्योंकि इस काल में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यद्य प्लस पी, यदि प्लस अपि, यद प्लस अपि या फिर यद्यपि? क्या होगा बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि प्लस अपि जो है वो यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि है वो भी देख लेते हैं। इसमें यड़ स्वर संधि है, ध्यान रखना। नियम के अनुसार ई और आ मिलकर के या बन जाए तो वहां पर यड़ स्वर संधि होती है। नंबर 7, चौराहा शब्द में
कौन से समास का प्रयोग हुआ है, तत्पुरुष का, बहुब्रीहि का, द्विगु का या फिर द्वंद्व का। कौन से समास का प्रयोग चौराहा में हुआ है? तो जहां पर भी गिनती शब्द देखने को मिल जाए, गिनती जहां पर देखने को मिल जाए तो वहां पर द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जिस समासिक पद का प्रथम पद संख्यावाची हो, 1 2 3 4 लिखा हो, वो द्विगु समास होता है। नंबर 8, ये देखो, ये यहाँ पर ट्रिक काम आएगी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम तद्भव वाली ट्रिक की वीडियो हमने बनाई थी, आपको बताया था कि जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु मिल जाए, तो चंद्र बिंदु जहां पर मिलेगा समझ लेना तद्भव है। कहीं पर भी आपको चंद्र बिंदु मिले समझ लो तद्भव है। तद्भव ही है तो आपसे पूछा है कहां पर चंद्र बिंदु दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। दांत जो है वो तद्भव है, बाकी सारे के सारे क्या है, तत्सम है। तो दंत का तद्भव क्या होता है, दांत होता है। और ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख लेना, तत्सम तद्भव वाली। देखो ट्रिक का ही प्रश्न आ गया था ना, तुरंत लगा दिया, कोई घबराहट नहीं हुई। जहां पर चंद्र बिंदु आए तद्भव होगा, सर ने बताया था ट्रिक में, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। देखो 9 नंबर, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये धीरे धीरे जो है वो क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स से कमेंट करो। आंसर लगा लिया आपने, सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण है। भाई चलने की विशेषता बता रहा है, कौन? धीरे धीरे, तो क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो 10 नंबर पर चलते हैं, और साथ में कमेंट कर देना कि कल कितने बजे लाइव आना है, सुबह 10 बजे या शाम को 6 बजे, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी बताइए कवित्री, तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। इसकी सही शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? आप लोगों ने लगा लिया आंसर, कवयित्री। ऑप्शन सी बहुत बार पूछा गया है, कवयित्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके आज पांचों सब्जेक्ट की टेस्ट पूरी होती है। थोड़ा सा स्पीड को हमने तेज किया था, क्योंकि जो मैथ है उसमें स्पीड अपनी थोड़ी सी टाइम लग गया था, क्योंकि आपको समझाना था। ट्रिक एक बार आप समझ लो, भले टाइम लग जाए, जिससे कि आपको एग्जाम में टाइम ना लगे, इसलिए हम आपको ट्रिक समझाते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, जिन लोगों ने नोट्स लिए थे, ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। एमपी पुलिस सुपर सिलेक्शन नोट्स 2025, 85 नंबर इनके आए थे। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। एमपी तो पूरी की पूरी फंसी थी, ठीक है, और इन्होंने अपना स्कोर भी शेयर किया था। उसके बाद में इन्होंने भी अपना स्कोर शेयर किया है और स्क्रीनशॉट भी भेजा, सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे एसआई कांस्टेबल दोनों एग्जाम में, ठीक है। इन्होंने भी नोट्स दिए थे, इनका कांस्टेबल क्वालिफाई हो गया और एसआई भी हो जाएगा। इनके 81 नंबर आए, इन्होंने भी अपना स्कोर शेयर किया है। तो इसी तरह से आप भी अपने स्कोर को शेयर कर रहे होंगे, अगर आप इन नोट्स की मदद से अपनी तैयारी एकदम कंप्लीट कर लेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करना कि 50 में से आपके कितने नंबर्स आए, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। माइनस मार्किंग भी कर लेना अगर चाहो तो, नहीं तो माइनस मार्किंग को साइड में करके इतना बताओ 50 में से कितने प्रश्न सही निकले, ठीक है। बाकी नोट्स लेने के लिए वही प्रक्रिया आपको बता दिया है। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फ़ोन पे नंबर ले लेना, वहाँ से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स प्राप्त कर लेना, ठीक है। अब जल्दी से आपका एक ही काम है, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो, सारे ग्रुप में, जितने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो, सब में इस लिंक को शेयर कर दो। यहाँ पर नीचे देखो एक इस तरह का बना होगा है ना, तीर का निशान, इस पर क्लिक करके जैसे क्लिक करोगे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे, मम्मी पापा के पास भी शेयर कर देंगे, उनके मोबाइल में भी एक बार चला देंगे, जिससे ठीक ठाक व्यूज़ आ जाएं, तुम्हारा मन भी लगा रहे और आपके लिए हम एग्जाम तक डेली न्यू मॉक टेस्ट लेकर के आते रहें, ठीक है। और कमेंट में जल्दी से कमेंट कर दो भाई कल कितने बजे लाइव आना है ना, 10 बजे या शाम को 6 बजे, 2 ऑप्शन है आपके पास में, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।